दानिश जी के पास एक बार जाऊंगी, क्योंकि उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। अब जहां तक मुझे याद है दानिश साहब, ओवैसी साहब ने खुद वक्फ के खिलाफ कुछ समय पहले कई बार बयान दिए कि वक्फ की जो काम करने का तरीका है उसको लेकर कई बार सवाल उठे, उन्होंने उसको एड्रेस किया। लेकिन अब क्योंकि मोदी सरकार इस वक्फ कानून को ला रही है तो उसके खिलाफ संसद में ठप करने को तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पूरे देश में नैरेटिव चलाया जा रहा है, वक्फ अपने आप में किसी को एक सेंटीमीटर भी जगह किसी को नहीं दी। वक्फ है क्या, मैं आपको समझा दूं, और पूरे देश के और आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो भी समझ लें कि वक्फ क्या है। वक्फ एक यूनाइटेड चीज है और जिसके अंदर में अलग अलग लोगों के ट्रस्ट बने हुए हैं। जैसे मेरा ट्रस्ट है तो मैंने वक्फ में सबमिट किया, शायद अगर वो मस्जिद है तो, दरगाह है तो, या अगर कोई जगह है तो। अब रह गई बात रिलीजियस मामलों की, तो एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। तो ट्राइब्यूनल जो है वो जुडिशरी का एक सिस्टम का हिस्सा है। ये स्पेशल कहीं मक्का या मदीने में या किसी मस्जिद में नहीं चल रहा है। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहले तो इससे बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरा नंबर की बात, अगर 1 लाख हो चाहे 10 लाख चौरस मीटर हो, या सुनिए दानिश साहब, आपने कहा ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। मेरे साथ विष्णु जी भी हैं, विष्णु जी को भी जरा स्क्रीन पे ले आइए। आपने कहा नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्या ये सही नहीं है कि इस कानून के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कह दे हमारी है तो जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है उस पर ये ओनस है कि वो प्रूव करे कि ये उसकी है। वक्फ नहीं है, ये नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा कि उसकी कैसे हो गई ये प्रॉपर्टी। ये जिसकी प्रॉपर्टी है वो बोलेगा, वो बताएगा, वो प्रूफ देगा कि भाई ये तो मेरी जमीन है। अब मुझे बता दीजिए विष्णु जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ दानिश जी, लेकिन विष्णु जी मुझे बता दीजिए द्वारका के जो कृष्ण नगरी है वहां के 2 द्वीप वक्फ के कैसे हो गए? वहां हरियाणा में यमुना नगर में गुरुद्वारा है, उसकी जमीन भी वक्फ की दावा कर रहे हैं। वो मंदिर 1500 साल पुराना है, इस्लाम से पहले का, वो भी कह रहे हैं हमारा है। देखिए सुचरिता जी, लॉ में एक कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो इस तरह का दुरुपयोग तो होना ही था। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, मुझे लगता है मुझे उसको समझाने की जरूरत है। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट किया जा रहा है और जो एक नकेल कसने की कोशिश की जा रही है जिससे ये असीमित अधिकार खत्म हो, उसका सबसे पहला जो जड़ है वो है वक्फ की डेफिनेशन खुद। वक्फ की डेफिनेशन क्या थी और जो कांग्रेस सरकार ने कर दी, वक्फ की ओरिजिनल कंसेप्ट जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो ये है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी खुद की संपत्ति को वक्फ कर सकता है जो उसने अपने जीवन काल में सेल्फ एक्वायर्ड अर्जित की है, नीट और क्लीन संपत्ति। किसी और की संपत्ति को अर्जित नहीं कर सकता है। इस डेफिनेशन को मुझे लगता है इंट्रोड्यूस किया जाना बहुत जरूरी है और किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। फिर जो सबसे इलीगल कंसेप्ट था वक्फ बाय यूजर, कि अगर आपके पास कागज नहीं है और आप किसी भी जमीन को यूज कर रहे हैं और आप बोल दें कि वक्फ बाय यूजर है, जो एकदम ड्रैकोनियन कंसेप्ट है, इसको मुझे लगता है खत्म करा जा रहा है और जाना चाहिए भी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 40 वक्फ एक्ट 1995 का, जो आपने भी उदाहरण गिना है, उसका जो मूल जड़ है वो सेक्शन 40 है। सेक्शन 40 को पूरा खत्म किया जाना जरूरी है और मुझे लगता है खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ वक्फ ट्राइब्यूनल में एक आदमी इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, ये जो पोर्शन है इसको खत्म किया जाना चाहिए और मुझे लगता है किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि वक्फ के लिए लिमिटेशन लॉ अप्लाई नहीं करता है सेक्शन 107 में, उसको खत्म किया जाना चाहिए और मुझे लगता है होगा वो भी। तो ये सारी बातें हैं महत्वपूर्ण, कुछ ऐसे बिंदु हैं। यहाँ पे पूरे वक्फ एक्ट को रिपील नहीं किया जा रहा है सुचरिता जी, मैं बताना चाहता हूँ वक्फ एक्ट के वो प्रोविजंस जो भारतीय संविधान के खिलाफ है, जो असीमित अधिकार देते हैं, जो नॉन हिंदूज को भी ये फोर्स करते हैं कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, और वक्फ ट्राइब्यूनल का जो निर्णय है वो आप समय सीमा के अंदर जाए, 1 साल के अंदर जाए, नहीं तो फाइनल हो जाएगा। इन सारे पोर्शंस पे लगाम लगाई जाए। अब देखिए विष्णु जी, आपने जो बात कही है बहुत सही है, आपने बिल्कुल सही एक तरह से तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने रखी है। लेकिन जिस तरह के क्लॉजेस इस कानून में रहे, इसी की बात में दानिश जी कह रही थी कि किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता देना। समस्या इस बात से नहीं है कि वक्फ बोर्ड आज रेलवे और इसी के साथ साथ सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति का मालिक है इस देश में, इससे समस्या नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि
उन प्रॉपर्टीज पर इतने लोग अपना क्लेम करते रह गए, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए ये कानून की जरूरत है, इस बदलाव की जरूरत है। मैं एक बार वरुण जी आपके पास आ रही हूं, मुमताज जी उसके बाद आती हूं आपके पास। वरुण जी, 123 संपत्तियां सेंट्रल दिल्ली, ल्यूटन्स दिल्ली में वक्फ के नाम कर दी 2014 में चुनाव से पहले। जवाब दे दूं, विष्णु शंकर का जवाब दे दूं मैं। ठीक है, जल्दी जवाब दे दीजिए। विष्णु शंकर जी का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी अदालत में, देश की जो भी अदालत है, जिसमें जो भी व्यक्ति क्लेम करने जाता है, अगर आप भी कोई चीज को क्लेम करने जाएंगी तो डॉक्यूमेंट जो मैटर है वो सबमिट होने के लिए सारे बेसिक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जो यहां बैठ के विष्णु शंकर जैन जी झूठ बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, तब तक जो है अदालत इसको आगे बढ़ाती नहीं है। उसके बाद सामने वाले पक्षकार को जो है नोटिस निकलता है और फिर ये चीजें तय होती हैं। इसलिए सिर्फ ये बिला वजह कह देना कि भाई यहाँ एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हो जाएगा। अरे मैं ये कह दूंगा कि अभी शहजाद जी ने भी आपको ये बात बताई। एक मिनट, दानिश जी, वो दानिश कुरैशी की मालिका का हो, दानिश जी, अभी शहजाद जी ने ये बात बोली कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से इस वक्फ के अमेंडमेंट की बात आई थी। क्यों आई शहजाद जी, जरा एक बार जल्दी से बता दीजिए। देखिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से डिमांड आई है। दानिश जी सुन लीजिए, एक बार एक उदाहरण देता हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ, सुन लीजिए, अरे दानिश जी चिल्लाने, कोई नहीं, एक करके बोलेंगे ना दानिश जी। मैं जवाब दूं उसका। अरे ये आप दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मत दीजिए। 10 सेकंड, नहीं, 1 सेकंड, नहीं, आपको मैंने 10 सेकंड दिए। अभी 1 मिनट शहजाद जी बोले, उसके बाद आप आती हूँ। हाँ, बोलिए। जो पूरे देश के प्रमुख दरगाह की कमेटी है, ऑल इंडिया सजादा नशीन काउंसिल, उसके अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, उनके साथ देश की प्रमुख दरगाहों के लोग आकर किरण रिजिजू के साथ बैठे और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर संपत्ति पर अतिक्रमण होता है तो हमारी संपत्ति है। हमारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड बोलता है ये वक्फ की जमीन है, छोड़ दो इसको, और हम क्लेम कर लेते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक ही उदाहरण, ताजमहल को भी क्लेम किया था यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। अब मैं चाहता हूं कि दानिश कुरैशी और MIM मुझे शाहजहां के दस्तखत किए हुए डॉक्यूमेंट दिखाए कि मुमताज महल के लिए नहीं था, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए था। नहीं, आज दिखा दे मुझे, और मैं फिर सॉरी बोल के निकल जाऊंगा डिबेट से, फिर ये वक्फ एक्ट कैंसिल कर देंगे। मुझे शाहजहां का डॉक्यूमेंट दिखाइए, शाहजहां का साइन डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से मैं आपको जवाब। अरे सुनिए, नहीं, मुमताज के लिए नहीं था, आपके लिए था, बताइए। मुमताज महल, नॉट इंतजार करिए, तो तसल्ली से सुन लीजिए, तसल्ली से सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, बहुत सारी बातें सुचारिता जी, शहजाद भाई ने बात करी कि मुसलमानों ने ये क्लेम कर दिया, मुसलमानों ने क्लेम कर दिया। मुसलमान आज 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। सुनिए, देखिए, मुसलमान इज नॉट इक्वल टू वक्फ बोर्ड। मत करो, अब सुनने का मापदंड रखो। मुसलमान कहाँ बोला मैंने कह दिया, अब ठीक है, दानिश जी आप बोलिए, लेकिन उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, जैसे कल कानून में अमेंडमेंट होने वाला है, वैसे ही उन्होंने अमेंडमेंट किया, मुसलमान इज नॉट इक्वल टू वक्फ बोर्ड, उन्होंने ये कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड से शियाओं का क्या लेना देना? दानिश जी जवाब। सुन्नी वक्फ बोर्ड से आगा खानियों का क्या लेना देना? बोरा का क्या लेना देना? सुनिए, मैं अच्छा सुनिए, आप सुन, अरे आप सुन लीजिए, बोलिए। आप मुझे ये बताइए कि इतने वक्त से मुसलमान मुसलसल ये मांग कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर दे, उस पे नहीं बोला जा रहा। क्यों? तो लेकिन सब दिक्कत ये है कि भाई आप ये बात कहेंगे कि भाई शाहजहां के मामले में आप डॉक्यूमेंट लाइए, लोग वहां से आए हैं, जो यूनिट है वहां से लोग आए हैं, यहाँ से लोग आए, और देश पुकार के कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, नरेंद्र मोदी इस पे बात करे। अच्छा, देखिए, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, दानिश जी, समस्या क्यों है इसे समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसे समझिए।